सोचिए जरा, अगर आपको अपनी ही ओरिजिन स्टोरी देखनी हो तो आप कहाँ से शुरू करेंगे? डीएनए से, फॉसिल से, या फिर उस थ्योरी से जो बताती है कि लाइफ में बदलाव कैसे आते हैं? आज का वीडियो उसी जर्नी को एक्सप्लोर करता है, जिसे हम कहते हैं थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। वेलकम टू एंथ्रो 404, जहां हम एंथ्रोपोलॉजी के बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स के जरिए ह्यूमंस को समझने की कोशिश करते हैं, लॉजिकली, हिस्टोरिकली, बायोलॉजिकली एंड इवेंचुअली होलिस्टिकली। नमस्कार दोस्तों। तो चलते हैं ऑर्गेनिक इवोल्यूशन को समझने की ओर। और ऑनेस्टली ये टॉपिक जितना एसेंशियल है यूपीएससी के लेंस में, या फिर किसी भी स्टेट पीएससी या किसी भी गवर्नमेंटल एग्जाम के लेंस में, उतना ही ज़रूरी भी है समझना, स्पेशली अगर आप एंथ्रोपोलॉजी या इवोल्यूशनरी बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं। जब हम इवोल्यूशन की बात करते हैं तो हम सिर्फ फिजिकल चेंजेस की नहीं, बल्कि जेनेटिक लेवल पर होने वाले ग्रेजुअल चेंजेस की बात करते हैं। ये चेंजेस एक पॉपुलेशन में टाइम के साथ एक्यूमुलेट होते हैं, और जब एनवायरनमेंट बदलता है तो ऑर्गेनिज्म भी इवॉल्व करते हैं ताकि वो नए कंडीशन के साथ कोप कर सकें। इस एंटायर प्रोसेस को ही हम कहते हैं ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। और ये कोई ऐसे सडन ओवरनाइट या ऐसे चेंजेस नहीं होते हैं। ये कॉन्टिन्यूअस, स्लो और सिस्टमेटिक प्रोसेस है जो हर जमाने में एक्टिव रहता है। लेकिन क्या इवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट हमेशा से था? बिल्कुल नहीं। लेट्स रिवाइंड अ बिट एंड स्टार्ट विद अ प्री डार्विनियन थ्योरी। सबसे पहले थ्योरी आती है स्पेशल क्रिएशन, या फिर थियोरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। ये एक रिलीजियस या डिवाइन एक्सप्लेनेशन थी, जिसके अकॉर्डिंग हर ऑर्गेनिज्म एक ही बार में गॉड ने क्रिएट कर दिया। ये एक परफेक्ट फॉर्म में, जिसमें कभी कोई चेंज नहीं होता। मतलब इवोल्यूशन का तो नाम भी नहीं था इस थ्योरी में। सब कुछ स्टैटिक और परमानेंट माना गया। इसके बाद आया प्लेटो का आइडियलिस्टिक कॉन्सेप्ट, जिसमें कहा गया कि रियल दुनिया में जो चीजें दिख रही हैं वो एक आइडियल परफेक्ट वर्ल्ड की इम्परफेक्ट कॉपीज हैं। कोई भी वेरिएशन या इम्परफेक्शन बस एक इल्यूजन है। मतलब जो भी चीज स्टैंडर्ड से हटके हो, उसका मतलब वो फ्लॉड है। फिर प्लेटो के स्टूडेंट आते हैं, एरिस्टोटल भाई साहब। एरिस्टोटल ने उस आइडिया को और रिफाइन किया और प्रपोज किया कि स्केल ऑफ नेचर यानी सब लिविंग बींग्स एक फिक्स लैडर में है, सिंपल से कॉम्प्लेक्स तक अरेंज्ड। कोई इवोल्यूशन नहीं, बस हिरार्की है। फिर थोड़ा साइंटिफिक टर्न आया जब जॉर्ज क्यूवियर आते हैं। जॉर्ज क्यूवियर की थ्योरी है कैटास्ट्रोफिज्म की। क्यूवियर ने ये थ्योरी दी कि फॉसिल की स्टडी से ऑब्जर्व किया कि डिफरेंट लेयर्स में अलग अलग ऑर्गेनिज्म के रिमेन्स मिलते हैं। उन्होंने सजेस्ट किया कि अर्थ पर कई बार कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स हुए, जैसे फ्लड्स हो गए, अर्थक्वेक्स हो गए, जिसमें ओल्ड लाइफ फॉर्म्स जो थी वो एक्सटिंक्ट हो गई। और हर कैटास्ट्रोफी के बाद नए स्पीशीज गॉड ने क्रिएट किए। यहाँ भी डिवाइन इंटरवेंशन आया, बट एटलीस्ट एक्सटिंक्शन का आइडिया तो एक्नॉलेज किया गया। इसके बाद एक मोर रैशनल अप्रोच आई, ग्रेजुअलिज्म, जिसे प्रपोज किया जेम्स हुटोन और चार्ल्स लायल ने। इनका कहना था कि अर्थ और लाइफ में चेंजेस ग्रेजुअली आए हैं, लॉन्ग पीरियड्स में, थ्रू स्लो प्रोसेसेस लाइक इरोजन हो गया, सेडिमेंटेशन हो गया, और क्लाइमेट चेंजेस कह लीजिए। ये एक सॉलिड बेस बना फॉर इवोल्यूशनरी थिंकिंग। ग्रेजुअलिज्म के ऊपर बिल्ड हुई टू इंपॉर्टेंट स्कूल्स, लमार्किज्म और आगे चल के डार्विनिज्म। तो इसी के साथ चलिए पहले बात करते हैं जॉन बाप्टिस्ट डे लमार्क की, जिन्होंने 1809 में अपनी बुक फिलोसोफी जूलॉजिक में प्रपोज किया कि थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। लमार्क कहते हैं कि ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करते हैं, और ये एडजस्टमेंट या एक्वायर्ड ट्रेट्स उनके ऑफस्प्रिंग्स में पास होते रहते हैं। उन्होंने दो मेन आइडियाज दिए। पहला, यूज एंड डिसयूज का प्रिंसिपल। मतलब अगर कोई ऑर्गन ज्यादा यूज हो रहा है, जैसे जिराफ की नेक, वो स्ट्रॉन्ग और डेवलप हो जाता है, और जो ऑर्गन यूज नहीं हो रहा वो वीक हो जाता है या डिसअपियर कर जाता है। दूसरा कॉन्सेप्ट था इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, जिसमें कहा गया कि जो ट्रेड्स पेरेंट्स ने एक्वायर किए हैं वो ऑफस्प्रिंग तक ट्रांसफर हो जाते हैं। इसमें लमार्क ने जिराफ का एग्जांपल दिया कि पहले शॉर्ट नेक जिराफ होते थे, लेकिन जब ग्राउंड वेजिटेशन कम हो गई
तो उन्होंने टॉल ट्रीज के लीव्स खाने के लिए अपनी नेक स्ट्रेच करनी शुरू कर दी, और ऐसे ही जनरेशन के बाद उनकी नेक लंबी हो गई। साउंड्स कन्विंसिंग? हाँ, पर अनफॉर्चुनेटली साइंटिफिकली ये थ्योरी टिक नहीं पाई। ऑगस्ट वाइजमैन ने थ्योरी को प्रैक्टिकली टेस्ट किया। उन्होंने चूहों की टेल कट की 22 जनरेशन्स तक, लेकिन हर बार उनकी आने वाली जनरेशन में टेल वापस आ जाती है। उन्होंने प्रूव किया कि सोमैटिक सेल्स के चेंजेस, यानी जो बॉडी में चेंजेस होते हैं, सोमा यानी बॉडी, इसलिए सोमैटिक सेल्स यानी बॉडी सेल्स, वो नेक्स्ट जनरेशन तक पास नहीं होते। सिर्फ जर्म सेल्स में होने वाले चेंजेस ही हेरिटेबल होते हैं। सो लमार्क का आइडिया बेसिकली साइंटिफिकली फेल हो गया। अब बात करते हैं एक ऐसे साइंटिस्ट की जिसने इवोल्यूशन के कॉन्सेप्ट को रिवोल्यूशनाइज कर दिया। चार्ल्स डार्विन भाई साहब। डार्विन ने 1859 में पब्लिश की अपनी फेमस बुक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। और उन्होंने नेचुरल सिलेक्शन को इवोल्यूशन का मैकेनिज्म बताया। डार्विन ने तीन मेजर ऑब्जर्वेशंस किए। पहला, सभी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं, मतलब अगर सब सरवाइव कर जाएं तो अर्थ पर जगह ही ना बचे। दूसरा ऑब्जर्वेशन था कि फिर भी पॉपुलेशन साइज स्टेबल रहता है, गिवन द फैक्ट कि सभी ऑर्गेनिज्म ओवर प्रोड्यूस या रिप्रोड्यूस करते हैं, पर पॉपुलेशन साइज जो है वो स्टेबल रहता है, तो इसका मतलब सब सरवाइव नहीं करते हैं। तीसरा, इंडिविजुअल में वेरिएशंस होते हैं, हेरिटेबल और नॉन हेरिटेबल। इन ऑब्जर्वेशन से उन्होंने डिराइव किया स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस का कॉन्सेप्ट। रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं और ऑर्गेनिजम्स उनके लिए compete करते हैं। फिर आता है द फेमस सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो ऑर्गेनिजम्स बेटर अडेप्टेड होते हैं एनवायरनमेंट के लिए, वही सरवाइव करते हैं और रिप्रोड्यूस करते हैं, और ग्रेजुअली उनके यूजफुल ट्रेड्स अगले जनरेशन्स में पास होते हैं। इसी प्रोसेस को डार्विन ने बोला नेचुरल सिलेक्शन। एक रियल लाइफ प्रूफ भी मिला, इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म। इंग्लैंड में जब तक पोल्यूशन नहीं था, तब तक व्हाइट मोथ्स ट्री के लाइकन कवर्ड ट्रंक्स पर इजीली बैंड हो जाते थे और सरवाइव कर जाते थे। लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद जब ट्रंक्स ब्लैक हो गए, तो डार्क मोथ ज्यादा सरवाइव करने लगे। ये क्लियर एविडेंस था कि एनवायरनमेंट चेंज करता है तो नेचर उसके हिसाब से स्पीशीज को सिलेक्ट करता है। लेकिन डार्विन की थ्योरी भी परफेक्ट नहीं थी। उसमें एक मेजर लूप होल था। उन्होंने ये नहीं एक्सप्लेन किया कि हेरिटेबल वेरिएशंस आते कैसे हैं। उनके टाइम पे जेनेटिक्स का नॉलेज नहीं था। जब मेंडल के एक्सपेरिमेंट सामने आए, तो इनिशियली लोग कंफ्यूज हो गए, क्योंकि मेंडल कहते थे कि इनहेरिटेंस डिस्क्रीट होता है, ब्लेंडिंग नहीं। पर आगे जाके ये समझ आया कि मेंडल के लॉज और डार्विन के नेचुरल सिलेक्शन को कंबाइन करके ही हम मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी को इवोल्यूशन तक पहुंचा पाए। लेकिन अब सवाल उठता है कि डार्विन की थ्योरी कंप्लीट थी? तो जवाब है नहीं। डार्विन ने तो कह दिया कि हेरिटेबल वेरिएशंस होते हैं और उन्हीं में से कुछ वेरिएशन को नेचर सिलेक्ट करता है। पर ये हेरिटेबल वेरिएशंस कहाँ से आते हैं, ये डार्विन समझा नहीं पाए। उनके पास इनहेरिटेंस का मैकेनिज्म नहीं था, और इसी मिसिंग पीस को कंप्लीट किया एक और विजनरी साइंटिस्ट ने, जिनका नाम था ग्रेगोर योहान मेंडल, जिनको हम कहते हैं फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। ये नोट कर लीजिएगा। मेंडल ने डार्विन के थ्योरी के 6 साल बाद, यानी मिड 1800s में, अपने पी प्लांट एक्सपेरिमेंट के जरिए इनहेरिटेंस के लॉज को डिस्कवर किया। जब दुनिया इवोल्यूशन पर डिबेट कर रही थी, मेंडल क्वाइटली अपना गार्डन में पीस के कलर और शेप पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उन्होंने ये डिस्कवर किया कि जीन्स पेयर्स में होते हैं और एक पेरेंट से एक जीन आता है। मतलब इनहेरिटेंस कोई रैंडम प्रोसेस नहीं है, बल्कि वेल स्ट्रक्चर्ड मैकेनिज्म के थ्रू होता है। उनके एक्सपेरिमेंट्स बहुत ही लॉजिकल थे। जब उन्होंने रेड फ्लावर्ड पी प्लांट को व्हाइट फ्लावर्ड पी प्लांट के साथ क्रॉस किया, तो पहले जनरेशन में सिर्फ रेड फ्लावर्स आए। पर जब उन्होंने रेड प्लांट्स को आपस में ब्रीड किया, तो नेक्स्ट जनरेशन में रेशियो आया 3 रेड और 1 वाइट का। तो इसका मतलब हुआ कि रेड जीन जो है वो डोमिनेंट है और वाइट जीन जो है वो रिसेसिव है। मतलब दोनों पेरेंट अपना अपना जेनेटिक मटेरियल पास करते हैं, लेकिन जो जीन डोमिनेंट होता है, वही ट्रेट एक्सप्रेस होता है।
मेंडल ने यह भी ऑब्जर्व किया कि इवन जब दो रेड फ्लावर्ड प्लांट्स जो पहले जनरेशन के ऑफस्प्रिंग थे इंटरब्रीड करते हैं, तब भी कुछ वाइट फ्लावर्ड प्लांट्स आते हैं। यानी रिसेसिव ट्रेट जो है वो कंप्लीटली लॉस्ट नहीं होता, वो छुपा होता है और राइट कॉम्बिनेशन मिलने पर ही एक्सप्रेस होता है। मेंडल की ये फाइंडिंग्स एक नई विंडो खोलते हैं जेनेटिक प्रिडिक्टेबिलिटी की। अब यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट था। मेंडल ने ये तो प्रूफ कर दिया कि कोई भी नया स्पीशीज सडनली क्रिएट नहीं होता, बल्कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जेनेटिक पोटेंशियल ही मैनिफेस्ट होता है जब राइट कंडीशंस मिलती हैं। यानी वेरिएशन का सीड तो जेनेटिक सिस्टम के अंदर ऑलरेडी होता है। यही बात डार्विन की थ्योरी में फाउंडेशन को शेक कर देती है, क्योंकि उसमें जो है जेनेटिक मैकेनिज्म की क्लैरिटी नहीं थी। मेंडल ने 3 मेजर लॉज दिए। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है पहला। इसमें मेंडल कहते हैं कि हर ट्रेट एक जीन पेयर से डिफाइंड होता है और सेक्स सेल्स यानी गैमीट्स बनाते वक्त ये पेयर सेपरेट हो जाता है ताकि एक गैमीट में सिर्फ एक जीन हो। दूसरा लॉ मेंडल बताते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिसमें ये कहते हैं कि अलग-अलग ट्रेट्स के जीन्स इंडिपेंडेंटली इनहेरिट होते हैं और एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होते। तीसरा आता है लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसमें मेंडल बताते हैं कि अगर एक जीन पेयर में एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव जीन है, तो डोमिनेंट जीन ही एक्सप्रेसिव होगा। लेकिन मेंडल की स्टडी में भी एक लूप होल था। उन्होंने ये तो बताया कि जेनेटिक मटेरियल इनहेरिट होता है, लेकिन ये जेनेटिक मटेरियल है क्या? इसका जवाब नहीं दे पाए। तो ये पजल तो अभी भी अधूरा था। आगे बढ़ते हैं और फिर आते हैं एक इंपॉर्टेंट फिगर, थियोडोसियस डॉब्ज़ान्स्की, जिन्हें हम कहते हैं मॉडर्न सिंथेसिस का आर्किटेक्ट। डॉब्ज़ान्स्की ने डार्विन के नेचुरल सिलेक्शन जेनेटिक को जेनेटिक्स के फ्रेमवर्क में फिट किया। उन्होंने ड्रोसोफिलिया स्यूडोबस्कूरा, एक फ्रूट फ्लाई के काम किया और देखा कि म्यूटेशन और क्रोमोसोमल वेरिएशन कैसे एक स्पीशीज के जेनेटिक मेकअप को ऑल्टर करते हैं। उनका फोकस था पॉपुलेशन जेनेटिक्स पर। मतलब उन्होंने ये समझा कि अगर एक पॉपुलेशन में जेनेटिक वेरिएशन आता है और वो वेरिएशन अगर हेरिटेबल है, तो नेचुरल सिलेक्शन उसको फेवर कर सकते हैं। इस प्रोसेस के थ्रू न्यू स्पीशीज भी फॉर्म हो सकती हैं, लेकिन ये सडन नहीं, ग्रेजुअल प्रोसेस होती है। उन्होंने ये भी ऑब्जर्व किया कि आइसोलेटेड पॉपुलेशन में जब जीन फ्लो नहीं होता, तो स्पेशिएशन और भी फास्ट हो जाती है। अपनी बुक जेनेटिक्स एंड द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में डॉब्ज़ान्स्की ने ये क्लियरली बोला था कि म्यूटेशंस वेरिएबिलिटी का सोर्स है और नेचुरल सिलेक्शन उन्हीं में यूजफुल ट्रेड्स को सिलेक्ट करता है जिनमें ये सोर्सेज हैं। इस कॉम्बिनेशन से ही इवोल्यूशन होता है और ये ही फाउंडेशन बना नियो डार्विनिज्म या मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का, जहां डार्विन का नेचुरल सिलेक्शन और मेंडल का जेनेटिक्स के साथ एक साथ कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं नियो डार्विनिज्म की, या फिर जिसे हम कहते हैं मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। तो सोचिए जरा, डार्विन ने बोला कि इवोल्यूशन होता है स्मॉल ग्रेजुअल वेरिएशंस के थ्रू, लेकिन उनके टाइम पे इनहेरिटेंस का मैकेनिज्म समझ में ही नहीं आया था। ऑन द अदर हैंड मेंडल ने जीन लेवल पर वेरिएशंस और इनहेरिटेंस एक्सप्लेन किया। अब जब साइंस आगे बढ़ी तो लोगों ने इन दोनों आइडियाज को कंबाइन कर दिया और यहीं से डेवलप हुई न्यू डार्विनिज्म। ये थ्योरी कहती है कि इवोल्यूशन एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जिसमें जेनेटिक वेरिएशंस रैंडमली इंट्रोड्यूस होते हैं म्यूटेशन और रिकॉम्बिनेशन के थ्रू। फिर नेचुरल सिलेक्शन जैसे एजेंट्स इन वेरिएशंस पे एक्ट करते हैं और धीरे धीरे एक पॉपुलेशन इवॉल्व करती है। ये थ्योरी काफी साइंटिस्ट ने मिलके बनाई थी, जैसे आर ए फिशर हो गए, जेबीएस हार्लेन हो गए, डोब्ज़ान्स्की आ गए, सीवोल राइट कह लीजिए, अर्नेस्ट मायर कह लीजिए, स्टेबिन्स कह लीजिए, सिम्पसन्स हो गए। इसलिए इसको मॉडर्न सिंथेसिस बोला जाता है। अब ये थ्योरी कुछ इंपॉर्टेंट टेनेट्स में बेस्ड है। सबसे पहला, जीन्स। जीन्स ही वो डिस्क्रीट यूनिट हैं जिनके थ्रू कैरेक्टर्स इनहेरिट होते हैं। कुछ कैरेक्टर सिंपल होते हैं जो एक ही जीन से कंट्रोल होते हैं, जिन्हें हम डिसकंटीन्यूअस ट्रेट्स भी बोलते हैं, और कुछ मल्टीपल जीन्स हैं लाइक हाइट। पॉपुलेशन के जीन पूल में एलील्स का टोटल होता है और इसी जीन पूल में वेरिएशंस आते हैं। दूसरी बात, पॉपुलेशन हमेशा रैंडम वेरिटेबल हेरिटेबल वेरिएशन कैरी करते हैं
और अलग-अलग पॉपुलेशन के जीन पूल भी डिफरेंट होते हैं। तो जब जीन पूल में चेंजेस आते हैं तभी पॉपुलेशन इवॉल्व करती है। तीसरा पॉइंट, नेचुरल सिलेक्शन और दूसरे मैकेनिज्म्स जीन पूल में चेंजेस लाते हैं। हेल्पफुल वेरिएशंस को सिलेक्ट किया जाता है और अनहेल्पफुल वंस को रिजेक्ट किया जाता है। इसे सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन में डिफरेंस आता है, जिसके कारण इवोल्यूशन होता है। चौथा पॉइंट यह है कि एक्यूमुलेटेड जीन पूल चेंजेस ग्रेजुअली पॉपुलेशन को डाइवर्सिफाई करते हैं। जब एक पॉपुलेशन के सब ग्रुप्स इतने अलग हो जाते हैं कि उनमें रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो जाए, तो नए स्पीशीज बन जाते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पीशिएशन। ये थोड़ा ध्यान से समझिएगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये मॉडर्न थियरी डार्विनिज्म से तीन तरह से अलग है। पहले तो ये सिर्फ नेचुरल सिलेक्शन नहीं बल्कि मल्टीपल मैकेनिज्म्स को रिकॉग्नाइज करती है। दूसरा, ये क्लियर करती है कि जीन्स ही कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है और वेरिएशन अलील लेवल पे होती है। तीसरा, ये बताती है कि मैक्रो इवोल्यूशन यानी न्यू स्पीशीज का बनना भी मैक्रो इवोल्यूशन का एक्सटेंडेड वर्जन ही है। अब चलिए बात करते हैं उन मेजर फैक्टर्स की जो इस सिंथेसिस थ्योरी का इंजन है। इसमें पहला है म्यूटेशन। जब जीन का केमिकल स्ट्रक्चर चेंज होता है तो उसका फिनोटिपिक इफेक्ट भी बदल सकता है। म्यूटेशन छोटी भी हो सकती है, पॉइंट म्यूटेशन या बड़ी, जैसे जीन का डिलीट होना या डुप्लीकेट होना। ये हेल्पफुल भी हो सकती है, हार्मफुल भी। मोस्ट म्यूटेशंस रेसेसिव होते हैं, तो सिर्फ होमोसाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस होते हैं। वेरिएशन या रिकॉम्बिनेशन है दूसरा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्रोमोसोम का रैंडम मिक्स होता है और क्रॉसिंग ओवर के थ्रू नए जीन कॉम्बिनेशन बनते हैं। क्रोमोसोमल म्यूटेशन जैसे डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन, ट्रांसलोकेशन या पॉलीप्लॉइडी भी वेरिएशन क्रिएट करते हैं। हेरिडिटी वेरिएशन तभी इंपॉर्टेंट है जब वो हेरिटेबल हो। अगर किसी ऑर्गेनिज्म में कोई हेल्पफुल ट्रेट है तो उसका ऑफस्प्रिंग भी उस ट्रेट को बेनिफिट ले सकता है और ये स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस में उसको एडवांटेज देता है। उसके बाद चौथा आता है नेचुरल सिलेक्शन। ये इवोल्यूशन को डायरेक्शन देता है। जीन फ्रीक्वेंसी में चेंज लाने का काम करता है, लेकिन खुद जीन क्रिएट नहीं करता। नेचुरल सिलेक्शन को जीन कॉम्बिनेशन को फेवर करता है, कुछ को डिस्कार्ड। इस प्रोसेस से पॉपुलेशन और एनवायरनमेंट के बीच एक नया एडेप्टिव रिलेशन बनता है। पांचवा आता है आइसोलेशन। जब एक स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म अलग-अलग ग्रुप्स में डिवाइड हो जाते हैं, जैसे ज्योग्राफिकल, साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल रीजंस की वजह से, तो उनमें जीन एक्सचेंज बंद हो जाता है। रिवर्स, माउंटेन्स, ओशंस जैसे फिजिकल बैरियर्स उनका मेटिंग प्रिवेंट करते हैं। ये आइसोलेशन इवेंचुअली लीड करता है स्पीशिएशन तक। और अगला छठा पॉइंट स्पीशिएशन ही है। इसमें ये होता है कि जब एक पॉपुलेशन आइसोलेशन के बाद अलग-अलग तरह के म्यूटेशन एक्यूमुलेट करती है, तब वो जेनेटिकली इतनी अलग हो जाती है कि वो एक नई स्पीशीज बन जाती है। मतलब रिप्रोडक्टिव बैरियर डेवलप हो जाता है और जीन फ्लो रुक जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट इवोल्यूशनरी रूल्स की, जो हमें बताते हैं कि इवोल्यूशन का डायरेक्शन क्या होता है और स्पीशीज का बिहेवियर एनवायरनमेंट के अगेंस्ट कैसे होता है। इसमें सबसे पहले हम समझेंगे डोलोज रूल। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले डोलोज रूल से। डोलोज रूल, तो डोलोज रूल या डोलोज लॉ एक सिंपल बट पावरफुल आइडिया रखता है। इवोल्यूशन कभी रिवर्स नहीं होती। यानी अगर किसी ऑर्गेनिज्म ने अपने एंसेस्टर से कोई फीचर लूज कर दिया तो वो वापस उसी लीनिएज में दोबारा इवॉल्व नहीं हो सकता। ये आइडिया दिया था लुइस डोलो ने, एक 19वीं सेंचुरी पेलियोंटोलॉजिस्ट। सोच के देखिए, अगर हमारे मंकी लाइक एंसेस्टर के पास टेल थी और वो टेल इवोल्यूशनरी प्रोसेस में लूज हो गई, तो हम ह्यूमंस में वो टेल वापस नेचुरली इवॉल्व नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उस फीचर को कोड करने वाले जीन या तो डीएक्टिवेट हो गए या कंप्लीटली लूज हो चुके हैं। इस थियरी के अकॉर्डिंग पास्ट चेंजेस इन्फ्लुएंस करते हैं फ्यूचर इवोल्यूशनरी पाथवेज को। जब सिलेक्शन प्रेशर कम हो जाता है तो जीन्स को एक पर्टिकुलर एडेप्टिव ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, वो नॉन फंक्शनल हो जाते हैं। और अगर वो जीन पॉपुलेशन से कंप्लीटली एलिमिनेट हो गए तो उनके साथ उन ट्रेड्स का रिटर्न भी इम्पॉसिबल हो जाता है। दैट इज बेसिकली डोलोज आइडिया।
वंस लॉस्ट ऑलवेज लॉस्ट। लेकिन इसका क्रिटिसिज्म भी हुआ। एक फैसिनेटिंग स्टडी ये हुई थी ड्रोसोफिलिया स्पीशीज पर, जहां सेक्स कोम नाम का एक मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर है। कुछ जेनेटिक इन्वर्जन्स होने के बावजूद स्ट्रक्चर अनचेंज्ड रहा। रिसर्चर्स ने बोला कि डोलोज लॉ को सिर्फ जीन लेवल पे नहीं, मॉलिक्यूलर पाथवेज के कॉन्टेक्स्ट में समझना चाहिए, क्योंकि कई बार रेगुलेटरी जीन्स नेक्सस की तरह काम करते हैं, जिनका एक्टिवेट होना मल्टीपल पाथवेज को ओपन कर देता है। और कभी-कभी एक पहले लॉस्ट ट्रेट भी दोबारा एक्सप्रेस हो सकते हैं। एक और केस डस्ट माइट्स के। ये फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो पैरासाइट से इवॉल्व हुए हैं, और उन पैरासाइट का खुद का एंसेस्टर भी फ्री लिविंग था। मतलब इन्होंने फिर से अपनी पुरानी फ्री लिविंग लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर ली। तो क्या डोलोज लॉ फेल हो गया? हो सकता है, या हो सकता है कि एक्सेप्शंस हमेशा हों। उसके बाद आता है कोप्स रूल। अब बात करते हैं कोप्स रूल की, जो एडवर्ड ड्रिंकर कोप के नाम पे पड़ा। ये भी एक वेल नोन पेलियोंटोलॉजिस्ट थे। इस रूल का कोर आइडिया है कि इवोल्यूशनरी टाइम के दौरान ऑर्गेनिज्म का बॉडी साइज जनरली बढ़ता है। आप सोचिए, अर्ली हॉर्सेस इयोसीन इपॉक में बिल्कुल डॉग के साइज के होते थे, लेकिन आज के मॉडर्न हॉर्सेस उनसे 10 गुना ज्यादा हेवी होते हैं और फिजिकल बॉडी स्ट्रक्चर भी बड़ा होता है। ये ट्रेंड सिर्फ हॉर्सेस में नहीं, कई ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है, जहां इवोल्यूशनरी टाइम स्केल में बॉडी साइज सिस्टमैटिकली बढ़ता गया। कोप का कहना था कि बिगर एडवांटेज जो साइज है वो एडवांटेज देता है, कंपटीशन में, डिफेंस में, इवन रिसोर्स एक्विजिशन में भी। लेकिन सब कुछ इतना लीनियर नहीं होता। क्रिटिक्स कहते हैं कि शायद ये पैसिव इवोल्यूशनरी ड्रिफ्ट का रिजल्ट है, यानी साइज बढ़ना जरूरी नहीं, सिर्फ वेरिएंस जो है वो बढ़ गया हो। और जब एनवायरनमेंट में रिसोर्स लिमिटेशंस, प्रेडेटर प्रेशर या एक्सट्रीम चेंजेस आते हैं, तो स्पीशीज स्मॉलर भी हो सकती है। इनफैक्ट आइलैंड डवार्फिज्म एक रियल इवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट है, जहां लार्ज स्पीशीज छोटी साइज को अडॉप्ट कर लेती हैं ड्यू टू स्पेस एंड रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स। सो अगेन, कोप रूल वर्क्स बट विद एक्सेप्शंस। तीसरा आता है गॉस रूल। गॉस रूल पर हम जब बात करते हैं, जिसे कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी कहते हैं, ये थ्योरी कहती है कि दो स्पीशीज जो एग्जैक्ट सेम रिसोर्सेज पर डिपेंड करती हैं, वो लॉन्ग टर्म में एक ही हैबिटेट में सर्वाइव नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि जब रिसोर्स लिमिटेड होता है तो कंपटीशन बढ़ जाता है, और अल्टीमेटली एक स्पीशीज दूसरे को एक्सक्लूड कर देती है। स्ट्रॉन्गर कॉम्पिटिटर डोमिनेट करता है, और वीकर स्पीशी या तो माइग्रेट कर जाती है, या अडेप्ट करती है, या एक्सटिंक्ट हो जाती है। गॉस का कहना था कि सिमिलर स्पीशीज कभी भी एक ही नीश ऑक्यूपाई नहीं करते। ओवर टाइम दे डिफरेंशिएट, जैसे फीडिंग हैबिट्स, टाइम ऑफ एक्टिविटी या स्पेसिफिक एडेप्टेशन के बेसिस पे। और यही इकोलॉजिकल बैलेंस बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर दो बर्ड्स एक ही ट्री पे रहते हैं और सेम इंसेक्ट खाते हैं, तो ग्रेजुअली उनमें से एक अर्ली मॉर्निंग एक्टिव होगा और दूसरा इवनिंग में, ताकि डायरेक्ट कंपटीशन अवॉइड हो सके। यहाँ नीश का मतलब है रिसोर्स प्लस स्पेस प्लस स्ट्रैटेजी ऑफ सर्वाइवल, और कंपटीशन का मतलब है इंटरफेरेंस बिटवीन स्पीशीज फॉर दोज एसेंशियल्स। लेकिन इस रूल का भी एक क्रिटिक है। रीसेंट कोएग्जिस्टेंस थ्योरी कहती है कि नीश ओवरलैप के बावजूद स्पीशीज कोएग्जिस्ट कर सकती हैं। दैट इज, अगर उनके बीच स्टेबिलाइजिंग या इक्विलाइजिंग मैकेनिज्म हो, यानी सिर्फ रिसोर्स डिवीजन नहीं, बिहेवियरल या रिप्रोडक्टिव चेंजेस भी कोएग्जिस्ट में रोल प्ले करती हैं। तो ये हमने देखा गॉस रूल। इसके बाद हम आगे चलते हैं एडेप्टिव रेडिएशन समझने में। ये प्रोसेस एक तरह का इवोल्यूशनरी बर्स्ट होता है, एडेप्टिव रेडिएशन, कि जब एक सिंगल एंसेस्टर से काफी सारी नई स्पीशीज निकल आती हैं, सब अपने अपने नीश ऑक्यूपाई करते हुए। समझिए ऐसे कि अगर एक एंसेस्टर अलग अलग एनवायरनमेंट में पहुंचते हैं, तो वहां के यूनिक सिलेक्शन प्रेशर की वजह से उसके डिसेंडेंट्स अलग अलग मॉर्फोलॉजी डेवलप कर लेते हैं। यही तो हुआ था डार्विन फिंचेस के केस में। जब डार्विन गलापेगोस गए थे, तो उन्होंने अलग अलग आइलैंड पे फिंचेस देखे। सबके बीक्स अलग थे। कोई इंसेक्ट के लिए थिन बीक डेवलप कर चुका था, तो कोई सीड्स के लिए थिक स्ट्रॉन्ग बीक। वॉबलर फिंचेस और ग्राउंड फिंचेस दोनों एक कॉमन एंसेस्टर से आए थे, लेकिन आइलैंड के एनवायरनमेंट ने उनका मॉर्फोलॉजी चेंज कर दिया।
और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अडेप्टिव रेडिएशन या एडेप्शन रिलेटिवली रैपिड थी। इवोल्यूशन का स्लो स्टीरियोटाइप यहाँ ब्रेक होता है। अडेप्टिव रेडिएशन तब होती है जब ऑल्टरनेट रिसोर्स अवेलेबल होते हैं, जैसे किसी स्पीशीज का एक्सटिंक्शन या आइसोलेटेड आइलैंड पे एक नई लीनिएज का इन्वेजन या कोई की इनोवेशन डेवलप होना। फॉर एग्जांपल, बीटल्स में फ्लावर फीडिंग एडेप्टेशन ने मासिव डाइवर्सिफिकेशन ट्रिगर किया। ये की हॉलमार्क है कि कुछ ऑर्गेनिज्म के पास ऐसे फीचर्स होते हैं जो उनको ज्यादा रैपिडली स्पीशिएट करने या एक्सटिंक्ट होने से बचा लेते हैं। यही उन्हें एडेप्टिव रेडिएशन के लिए एलिजिबल बनाता है। इसके बाद आता है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। अब सोचिए, अगर अलग-अलग एंसेस्टर होने के बावजूद दो स्पीशीज सिमिलर ट्रेट डेवलप कर लें, तो क्या कहेंगे उसे? हाँ, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ये तब होता है जब डिफरेंट लीनिएजेस सिमिलर एनवायरनमेंट फेस करते हैं और उन पे सेम टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन का प्रेशर होता है। इससे रिजल्ट क्या होता है? सिमिलर अडेप्टेशन, चाहे ओरिजिनल लगो। एग्जाम्पल अगर लें, स्पाइडर, सेंटीपीड्स, एंटिलियंस सब ने इंडिपेंडेंटली वेनोम इंजेक्टिंग स्ट्रक्चर इन्वॉल्व किए, लेकिन ओरिजिन अलग है। इंसेक्ट जैसे बीज, वॉस्प और एंट्स में ट्रू स्टिंगर्स हैं, पर वो भी अलग-अलग तरीके से डेवलप हुए। सम साइंटिस्ट कहते हैं कि कन्वर्जेंस तो हर जगह होती है, इवोल्यूशन प्रिडिक्टेबल है। दूसरे कहते हैं कि ये सिर्फ चांसेस इवेंट्स हैं। कुछ लोग डिटर्मिनिस्टिक नेचुरल सिलेक्शन को मानते हैं, तो कुछ लोग जेनेटिक कंस्ट्रेंट्स को जिम्मेदार मानते हैं। अब इसमें एक और टर्म आता है पैरेललिज्म। पैरेललिज्म बेसिकली कन्वर्जेंस का एक स्पेशल केस है। यहाँ क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म सेम ट्रेट्स से इवॉल्व करते हैं, लेकिन सेम जीन्स या डेवलपमेंटल पाथवेज का यूज करके। इट्स लाइक एक ही जीन या मैकेनिज्म का मल्टीपल बार यूज होना अलग-अलग लीनिएजेस में। एग्जाम्पल देखिए, ऑस्ट्रेलिया का फ्लाइंग फ्लैंक पैलेंजर और नॉर्थ अमेरिका का फ्लाइंग स्क्विरल दोनों मार्सुपियल और प्लेसेंटल मैमल होने के बावजूद ग्लाइडिंग के लिए सिमिलर पैराशूट लाइक स्ट्रक्चर इवॉल्व कर चुके हैं, लेकिन इवोल्यूशनरी पाथवेज पैरेलल है। इवन प्लांट्स में जाइलम वेसल्स, एफीड्रा और फ्लावरिंग प्लांट्स में इंडिपेंडेंटली डेवलप हुए, और ये भी पैरेलल इवोल्यूशन का केस है। बट हियर्स द कैच, कभी कभी क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज डिफरेंट जीन से सेम ट्रेट डेवलप करते हैं, और कभी कभी डिस्टेंट रिलेटेड स्पीशीज सेम जीन से सेम ट्रेट। तो कन्वर्जेंस और पैरेललिज्म में बहुत ब्लर हो जाता है, माने जो लाइन है दोनों में वो बहुत ब्लर हो जाती है और दोनों बहुत क्लोजली रिलेटेड चलते हैं। अब आते हैं एक और इंटरेस्टिंग और कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट पे, जो है मोजाइक इवोल्यूशन। ये आइडिया आया था जब आर्कियोपेट्रिक्स एक ऐसे अर्ली बर्ड का फॉसिल है, आर्कियोपेट्रिक्स, जो मिला जिसमें रेप्टिलियन और बर्ड लाइक फीचर दोनों थे। उस टाइम साइंटिस्ट को समझ आया कि इवोल्यूशनरी चेंजेस एक साथ नहीं होते, वो अलग-अलग ट्रेट्स में अलग-अलग स्पीड में होते हैं। जैसे बर्ड्स के केस में फोरलिम और हिंड लिम का डेवलपमेंट इंडिपेंडेंट था। इसी इंडिपेंडेंस ने लोकोमोटर बिहेवियर डाइवर्सिफाई करने में हेल्प किया। मोजाइक इवोल्यूशन का मतलब सिंपल है, डिफरेंट ट्रेट्स अपना अपना इवोल्यूशनरी पेस फॉलो करते हैं। जैसे होमिनिड्स के केस में डेंटल सिस्टम, ब्रेन डेवलपमेंट और लोकोमोशन सब अलग-अलग फेजेस में इवॉल्व हुए। एक कोऑर्डिनेटेड कोई बर्स्ट नहीं था कि एक बार में दांत भी आ गए, ब्रेन भी डेवलप हो गया, मोटर फंक्शनिंग भी आ गई, लोकोमोशन, हाथ पैर भी सीधे हो गए, बाइपेडलिज्म भी आ गया, इरेक्टल इरे, इरे, स्पाइनल कॉर्ड इरेक्टाइल हो गई। ऐसा नहीं था, टाइम लगा, स्लो प्रोसेस था, फेजेस में हुआ, बल्कि एक पैचवर्क ऑफ टाइमिंग्स और मॉड्यूल्स में हुआ। ये कॉन्सेप्ट पहले लमार्क ने सोचा था, लेकिन प्रॉपरली डेवलप तब हुआ जब 20th सेंचुरी में मॉडर्न इवोल्यूशनरी थ्योरी आई। तो इसी के साथ हमने काफी थ्योरीज पे हमने चर्चा की और उनको गहराई से समझने का कोशिश किया। इवोल्यूशन की कहानी दोस्तों शुरू होती है प्री डार्विनियन थ्योरी से। अब हम थोड़ा कंक्लूजन की तरफ चलते हैं और इस पूरे चैप्टर या पूरे टॉपिक को एक ब्रीफली समझते हैं कि प्री डार्विनियन थ्योरीज में जहां स्पेशल क्रिएशन और आइडियल फॉर्म्स जैसे कॉन्सेप्ट डोमिनेट करते थे, फिर आए लमार्क जी जिन्होंने एनवायरनमेंट के इफेक्ट को एक्सप्लेन किया यूज और डिसयूज और इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड ट्रेट्स के जरिए।
लेकिन रियल साइंटिफिक फाउंडेशन मिला डार्विन भैया से, जिन्होंने नेचुरल सिलेक्शन से अपनी थ्योरी रखी, जहां स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ने इवोल्यूशन को डायरेक्शन दिया। इसके बाद आते हैं मेंडल चाचा। मेंडल चाचा ने जेनेटिक्स के रूल्स दिए, जो डार्विन की थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के लेवल पे जस्टिफाई करते हैं। इन दोनों को जोड़कर आई मॉडर्न सिंथेसिस या नियो डार्विनिज्म, जिसमें म्यूटेशन, वेरिएशन, जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट, आइसोलेशन जैसे प्रोसेसेस इवोल्यूशन के कोर बने। इवोल्यूशन अब इंडिविजुअल का नहीं, पॉपुलेशन लेवल चेंज बन गया। इसके बाद हमने देखा कि कुछ इंपॉर्टेंट इवोल्यूशनरी पैटर्न जैसे डोलोज लॉ, कोप्स रूल, गॉस लॉ और फैसिनेटिंग प्रोसेसेस आए, जैसे एडेप्टिव वेरिएशन, पैरेललिज्म, मोजाइक इवोल्यूशन, जो बताते हैं कि इवोल्यूशन हर एंगल से कॉम्प्लेक्स और एडेप्टिव है। ये सब बताते हैं कि इवोल्यूशन सिर्फ एक सीधा साधा रास्ते का नाम नहीं है। इट्स अ डायनामिक, कॉम्प्लेक्स एंड मल्टी डायरेक्शनल जर्नी। कभी फास्ट है, कभी स्लो है, कभी सिमिलर, कभी ऑपोजिट, लेकिन हमेशा अडेप्टिंग टू एनवायरनमेंट। तो इसी के साथ हम इस वीडियो के एंड पे आते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइमेट्स की, जहां हम समझेंगे कि उनमें कौन से एनाटॉमिकल, बिहेवियरल और इवोल्यूशनरी फीचर्स हैं जो उन्हें यूनिक बनाते हैं। तब तक के लिए आप देख रहे हैं एंथ्रो 404 और बने रहिए हमारे साथ, जहां हम समझते हैं एंथ्रोपोलॉजी के हर पहलू को और तैयार करने का प्रयास करते हैं आपके एग्जाम्स के लिए एंथ्रोपोलॉजी के बेस को। धन्यवाद और नमस्कार।